फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, अब हम आए हैं अपना लास्ट पार्ट करने मोदी जी की इंटरव्यू आपकी अदालत में। एंड यस फ्रेंड्स, जो बाकी के 3 पार्ट्स थे बहुत ही अमेजिंग है। हर पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे मजेदार होता है, इतना सरप्राइजिंग होता है कि आप मतलब आपको होता है अरे बाप रे ये क्या बोल दिया, अरे वाह ये क्या बोला है। तो ऐसे आपका पूरा टाइम इंटरव्यू में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो पार्ट्स में से कोई भी पार्ट मिस किया है तो आप प्लीज पहले सर्च कर लो चैनल में, और मैं भी कोशिश करूंगी कि यहाँ पे आपको हर पार्ट थोड़ी थोड़ी देर में डाल के आपको दिखा दूं, ताकि अगर आपने उनमें से कोई पार्ट मिस किया तो आप उसको क्लिक कर सकते हो। और एंड के अंदर भी जो एंड में हम लोग जो लगाते हैं स्क्रीन, उसमें भी वो तीनों पार्ट्स डाल दूंगी, ताकि आप एंड में भी अगर अभी ये देखना चाहते हो उसके बाद एंड में देखना चाहते हो तो आप उसमें भी क्लिक करके बाकी के जो पार्ट्स थे वो भी देख सकते हो। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करें आज का ये वीडियो। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवाल आपके घेरे में हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर इल्जाम है कि ये बीजेपी पर एक छत्र राज चलाते हैं। एक छत्र राज चलता है भारतीय जनता पार्टी में। जहां जाते हैं मोदी 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 सुनाई देता है। हर पोस्टर पर मोदी का नाम होता है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल संगठन है। संगठन व्यवस्था से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बना हुआ होता है। ढेर सारी गैलेक्सी ऑफ लीडर्स और एक से बढ़कर एक ऐसी बहुत बड़ी हमारी टीम है। कभी हम अटल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे तो अटल जी की बात कर रहे थे, कभी अडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, अडवाणी जी बात कर रहे थे। फिलहाल मुझे ये काम मिला है, पार्टी ने जो तय किया है मुझे करना है, क्योंकि आखिर मैं कार्यकर्ता हूँ। तो कार्यकर्ता के नाते जो कुछ भी हो रहा है उसमें अगर मुझे जो कुछ भी योगदान देना होता है तो देता हूँ। हम एक टीम है, एक बहुत बड़ी टीम है और टीम के रूप में काम करते हैं। अगर टीम के रूप में काम कर रहे हैं तो पिछले 6 महीने में अडवाणी जी 3 बार क्यों रूठ गए? मैं नहीं मानता हूं कि वो रिठे हैं। और वो देखिए, मैं आपको 3 उदाहरण बताता हूं। जब नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का कन्वीनर बनाया गया गोवा में, अडवाणी जी रूठे, उनको सब लोग मनाने गए उनके घर पे। जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया तब वो मीटिंग में गए, फिर उनको मनाने गए। और अभी लोकसभा की टिकट जब डिसाइड हो रही थी, वो भोपाल से लड़ना चाहते थे, पार्टी अहमदाबाद से लड़ना चाहती थी। इन तीनों विषयों की क्लैरिफिकेशन अडवाणी जी की तरफ से भी आया है, पार्टी तरफ से आया है, और ये सारी काल्पनिक कथाएं रही है। क्योंकि जिस दिन गोवा में तय हुआ उसी दिन फोन पे मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इसलिए वो गोवा आ नहीं पाए थे, लेकिन अब वो मसाला बन गया न्यूज के लिए तो चल पड़ा। और जसवंत सिंह जी ने अभी अभी मेरी एक किताब मोदी तो नाम की किसी ने एक मेरे चीजें छपी है, उसकी प्रस्तावना लिखी है जसवंत सिंह जी ने अभी अभी। और आपने उनको टिकट नहीं दिया? ऐसा है, टिकट मैं नहीं देता हूं। स्टेट इलेक्शन कमेटी अपना रिकमेंडेशन भेजती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है। और उनके बेटे को अभी अभी असेंबली में चुनाव लड़वाया, जिताया है। जसवंत सिंह जी के बेटे उसी बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से एमएलए है। तो ऐसा नहीं है कि कोई उनके प्रति कोई नकारात्मक भाव था, लेकिन ये बात सही है। आखिरकार देखिए, भाजपा में लाखों कार्यकर्ता है, अब टिकट तो 500 लोगों को मिलने वाला है, तो थोड़ा बहुत तो राजी नाराजी की संभावना हर जगह पे ज्यादा हो रही है कि राहुल गांधी को भी चिंता है। आज ही का मैं उनका भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बड़े बड़े नेता अडवाणी जी हैं, जसवंत सिंह जी थे, नरेंद्र मोदी ने सबको किनारे लगा दिया। पहली बात यह है कि जो लोग हैं वे वो लोग हैं जिन्होंने मोदी को उंगली पकड़ के चलाया है।
और आज भी ये वो लोग हैं जिनके चरणों में बैठ करके मैं जीवन की बहुत कुछ शिक्षा दीक्षा लेता हूं, और इसलिए न उनको भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का पता है, न भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का पता है, लेकिन वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनके यहाँ सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ था, उठा करके ऑफिस से बाहर फुटपाथ पर पटक दिया था। ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, सोनिया जी को बिठाना था, तो उनके यहाँ ये हुआ है तो बचपन से उन्होंने यही देखा है, तो उनको बाहर का कुछ मालूम नहीं है ना। लेकिन अब वो कल्चर बीजेपी भी नहीं आई। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट किया, साबिर अली पार्टी में आए हैं, अब दाऊद इब्राहिम की एंट्री होगी। अब उन दोनों के बीच का मामला है, रहने दीजिए उनके पास। और पार्टी के बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पार्टी में जितना नहीं पसंद करते, बाहर वाले पसंद करते हैं। राज ठाकरे, आपका रिश्ता तो शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से है, लेकिन राज ठाकरे कह रहे हैं मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। पहली बात है कि इसका पहला पार्ट जो है वो आपका अनुमान सही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के मुझसे इतने श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं मेरी पार्टी में, मुझसे ज्यादा अनुभवी है, लेकिन उन्हीं लोगों ने मुझको अपने कंधे पर बिठाया है। मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता आज रात दिन देखे बिना इतना पसीना बहा रहे, इतना पसीना बहा रहे हैं। अगर मैं जो कुछ भी हूं तो उन पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की बदौलत हूं। अगर आज मैं इतना ऊपर दिखता हूं तो मेरी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने मुझे अपने कंधे पर बिठाया, इसके कारण दिख रहा हूं। इसलिए मेरी पार्टी में कोई मेरे साथ नहीं है ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं। वो सब हैं इसलिए तो मैं यहां दिख रहा हूं, अगर वो ना होते तो मैं धरती पर भी कहीं नजर नहीं आता। तो रियलिटी ये है। दूसरी बात है, जब सारा देश अगर ये कुछ बातें कह रहा है तो और भी लोग कहते होंगे और दलों के लोग भी कहते होंगे। कुमार विश्वास, मैंने सुना कि वो आपकी तारीफ में कविताएं पढ़ते रहे हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुझसे बात करते थे। ये बात सही है, मैं तो बात सबसे करता हूँ जी। ज्यादातर लोग ये चलाते हैं कि मोदी किसी से बात नहीं करते, कम से कम वो सच तो बोला कि मैं बात करता हूँ। लेकिन कांग्रेस में कम से कम ये क्राइसिस नहीं है, वहां तो तय है कि लीडर कौन है, किसकी कमांड चलेगी। और यही तो कांग्रेस की दुर्दशा का कारण है। देश की आरती उतारने के बजाय वो एक ही परिवार की आरती उतार रहे हैं, यही तो मुसीबत का कारण है। मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि राहुल गांधी हैज आउटस्टैंडिंग क्रेडेंशियल्स टू बिकम प्राइम मिनिस्टर और मैं उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हूं। आपकी पार्टी में किसी बड़े नेता ने यह कहा कि मैं आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार? इसका कारण है कि मैं कहता हूं कि मैं सबके नेतृत्व में काम कर रहा हूं। मैं यही तो कहता हूं ना, ये सब मेरे नेता हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा से मैं बढ़ रहा हूं और मैं इन्हीं के अंडर में काम करता हूं। लेकिन जिनके अंडर आप काम करने की बात कर रहे हैं, ऐसे ही मुरली मनोहर जोशी हैं, वो बनारस से लड़ना चाहते थे, आप पहुंच गए वहां। मुझे निमंत्रण दिया है जी, और उनको तो कानपुर की बहुत अच्छी सीट पर लड़ रहे हैं और मैं मानता हूं वो अपने जीवन में सर्वाधिक वोट से इस बार जीतने वाले हैं। सर, आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो अडवाणी जी को आप प्रेसिडेंट बनाएंगे क्या? ऐसा है, अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो उसका मतलब है कि अडवाणी जी ने उसको बनाया है। जो मुझे बनाते हैं उनको मैं क्या बनाऊंगा? मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, सभी पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे या उनको सुरक्षित देखेंगे, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि हम लोग अपने आप को सुरक्षित समझें? आपको एक मेरी प्रार्थना है, अगर मौका मिले तो अक्टूबर में हमारे यहाँ नवरात्रि का पर्व होता है। एक बार गुजरात में नवरात्रि का पर्व देखने आइए और रात को 1-2 बजे ऐसे ही जरा टहलने के लिए निकलिए। आप देखेंगे जवान बेटियां पूरे गहनों से लदी हुई अकेली स्कूटी पर अंधेरी रात में जाती हुई मिलेगी।
तो ये सब संभव है, सब संभव है। आज मुलायम सिंह यादव ने एक स्टेटमेंट दिया है पब्लिक मीटिंग में। उन्होंने कहा कि जो लड़के बलात्कार करते हैं ये छोटा मोटा अपराध है और बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है, और मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो मैं इस कानून को बदलूंगा। अगर आप ऐसी चीजें इकट्ठी करोगे तो जब मुंबई में इतना बड़ा आतंकवादी आक्रमण हुआ तो कांग्रेस के वहां के गृह मंत्री ने बयान दिया था, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। ये माइंडसेट है ना, वही देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। हमें इन घटनाओं के लिए पीड़ा नहीं हो रही है। ठीक है, उसको सुधार करने में शायद समाज को शिक्षित करना, सोचना, बहुत चीजें जरूरत लगेगी, लेकिन हम कैसे इनसेंसिटिव हो सकते हैं? पल भर के लिए सोचिए, आप ही वो बालिका है जिस पर ये जुल्म हुआ है, तो क्या आप ये सोचेंगे कि छोटी मोटी घटना हो गई? एक बार सोच लीजिए, आप खुद एक बालिका है, या ये सोच लीजिए आपकी अपनी बेटी है और उस पर जुल्म हुआ है, और तब आपका रूप देखिए, आपको क्या विचार आता है? भारत की हर बेटी हमारी अपनी बेटी है। 21वीं सदी, सुशिक्षित समाज, और ये क्या हम सुन रहे हैं? ये मन को परेशान करने वाली चीजें हैं। और उसमें भी एक घाव पर एसिड छिड़कने का काम इन नेताओं की नासमझी से होती है, तब बहुत पीड़ा होती है। मैं इसका राजनीतिक जवाब देना नहीं चाहता हूं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं कोई पॉलिटिकल स्कोर नहीं चाहता इसमें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, कम से कम ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि न दे, ऐसी बुद्धि न दे। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर जनता के इल्जाम और सवाल का वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। हम जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, एक एक करके। सर, बिना रुके बिना थके आप 2 महीने से कंटिन्यू भाग रहे हैं, ये मोटिवेशन कहां से मिलता है सर? एक तो इसको मैं 15 सितंबर से शुरू किया था, अभी चल रहा है अप्रैल, तो मेरे हिसाब से करीब 6-7 महीने हो गए। एक तो मैं मजदूर आदमी हूं, मैं बचपन ही बहुत कठिनाइयों से गुजारी है, तो शरीर से पूरा काम लेने का मुझे आदत भी है। योगा करने की परंपरा बहुत सालों से मेरे जीवन में है, योगा और प्राणायाम से मैं जुड़ा हुआ हूं। लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा ये मत है, काम करने की थकान कभी नहीं होती है, थाक लगती है काम न करने की। मुझे काम करने का संतोष मिलता है। और तीसरी बात है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद, ये इतनी बड़ी ताकत होती है, वो आपको दौड़ाती रहती है। जनता का प्रेम आपको सोने नहीं देता है, लेकिन कमिटमेंट होना चाहिए। अगर कमिटमेंट है तो बहुत तेजी से कनेक्ट होते हो, और अगर तेजी से कनेक्ट होते हो तो आप चीजों को कन्वर्ट भी कर लेते हो। और मुझे 125 करोड़ देशवासियों ने जो प्यार दिया है और जो पिछले 6 महीने में मैंने अनुभव किया है, शायद कोई परमात्मा की कृपा है, तो इतना प्यार मुझे मिला है। जी, आप थर्ड रो में। सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपके कपड़े बहुत स्टाइलिश होते हैं, आपका डिजाइनर कौन है? देखिए, ऐसा है
कि मैं अब इस ऐसी जगह पे पहुंचा हूं तो भांति भांति की बातें होती हैं, लेकिन मैं रियलिटी बताऊं, मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया तो एक छोटे से झोले में ही मेरा सामान रहता था। मैं करीब 40-45 साल से परिव्राजक के नाते घूम रहा हूं और करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। अब मेरा सामान कम रहे और कपड़े खुद धोता था, तो कपड़े धोने में ज्यादा तकलीफ न हो, तो मैंने क्या किया, मेरा एक कुर्ता था लंबी स्लीव वाला, तो मुझे लगा कि ये जगह ज्यादा लेता है, धोने में मेरा टाइम जाता है और बैग में, तो मैंने खुद ने काट दिया और उसमें से मेरा हाफ स्लीव बन गया। और ये कई 25-30 साल से मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूं। दूसरी बात है, ये बात सही है कि मुझे ढंग से रहना, साफ सुथरा रहना, थोड़ी कलर कॉम्बिनेशन की ईश्वर ने कमाल दी है, तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। लेकिन चूंकि परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है, हर चीज में मैं ठीक फिट बैठ जाता हूं। न कोई मेरा फैशन डिजाइनर है, न ही कोई इस प्रकार की व्यवस्था है। जरूर टेलर तो लगता है, तो टेलर के वो बनाता है और वही मेरी गाड़ी चलती है। लेकिन मुझे अच्छा लगा ये सुन करके कि मैं कुछ ढंग से रहता हूं। कोई जानता नहीं था जी आपके जीवन के बारे में, अभी थोड़े दिन पहले पता चला आप स्टेशन पर चाय बेचते थे। ये बात सही है कि मैं खुद इन चीजों को ज्यादा बताता नहीं हूं। गुजरात में लोगों को काफी पता है, गुजरात में कोई नया नहीं है, लेकिन अब जरा गुजरात के बाहर मेरी बातें बहुत हो रही, तो फिर अपने आप, और आजकल तो मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि हमारे जेब से अगर कोई चीज गिर भी जाए तो अखबार में तस्वीर आ जाती है। तो पता चला, फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं यहाँ दिल्ली में आया था, शायद अक्टूबर महीने में यहाँ की रैली थी। उसी दिन कांग्रेस के लोगों ने बड़ी अनाप शनाप गालियां भी दी थी, मोदी तो अमेरिका का एजेंट है, टिकना है अमीरों के वगैरह वगैरह। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही थी, मुझे लगा ये इस प्रकार की भाषा जो एक बार मुझे कहना पड़ेगा। मैं जीवन में पहली बार यहाँ दिल्ली में ही, रोहिणी में जब मेरा एक रैली हुई थी, मैंने कहा मुझे क्या ये बोल रहे हो लोग, इन्हें पता है हम कौन है। मैंने कहा मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेच करके बड़ा हुआ हूं और आप मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाते हो। उसमें से बात निकल पड़ी। बाकी तो अब बहुत सी बातें होती है, हर चीजें कहाँ बताने जाएंगे। अब जैसे मैं बता देता हूँ, बचपन में आप इतने शरारती थे कि तालाब में से मगरमच्छ का बच्चा उठा के घर ले आए। मैं शरारती कम, साहसिक ज्यादा था। और ये बात सही है कि थोड़ा मेरे गांव में बहुत बड़ा तालाब है और मुझे तैरने का, पानी में रहने का और कपड़े धोने जाता था तो काफी कुछ। तो एक दिन ले आया, फिर स्कूल ले गया तो हमारे टीचर वगैरह बड़े परेशान हो गए। लेकिन कुछ आश्चर्य नहीं लगता कि जो चाय बेचता था स्टेशन पे, जो घर छोड़ के भिक्षा मांग के खाना खाता था, आज वो नरेंद्र मोदी ब्रांड बन गया। उसके नाम से कॉमिक बिकते हैं, साड़ियां बिकती हैं, चिप्स बिकते हैं, हर तरह की चीज नरेंद्र मोदी के नाम से बिकती है। आश्चर्य तो है, मुझे जरूर आश्चर्य है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, आज भी मेरा परिवार, आप जब आश्चर्य होगा, मैं एक देश के समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरी मां आज भी 8 बाय 8 के कमरे में रहती है। इसलिए मेरे लिए तो आश्चर्य है ही। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे जीवन में कैसे आया मुझे बड़ा अजूबा लग रहा है कि ये कहां से हुआ है, कैसे हुआ है, पता नहीं। अच्छे काम किए। जनता की क्या इच्छा है, यहाँ नियति क्या क्या इच्छा है, मैं खुद ही सोच नहीं सकता हूँ। और मुझे भी कोई अगर देश के लोग सुनते हैं, कोई गाइड करे कि ऐसा मेरे जीवन में कैसे आया होगा, तो मैं भी समझना चाहूंगा। 2002 के घटनाओं के बाद
पूरा भारतीय मीडिया, विदेशी मीडिया, यहाँ के राजनीतिक दल आपके पीछे हंटर लेके पड़ गए। आपको शक्ति कहाँ से मिली ये सब सहन करने की? बहुत कठिन था ये दौर, शक्ति आपने कहाँ से? अगर आप सत्य के सहारे जीते हैं तो फिर जुल्म सहने की बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है। और मैं सत्य के सहारे जिया हूं। जुल्म आज भी चल रहे हैं और शायद वो कठोर तपस्या थी, उसमें से मैं तप करके निकला हूं। इसी के कारण शायद 125 करोड़ देशवासी मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। अगर मैं तपाया न होता, कठोर अग्नि परीक्षा से न निकला होता, तो शायद देश इतना प्यार मुझे नहीं करता। आप कह रहे हैं कि आपने सत्य के साथ रहे, शक्ति भी आप में थी, तो फिर आज आपकी अदालत में आपने इन घटनाओं पर बात की है, इसके पहले आपने बात क्यों नहीं की? पहली बात यह है कि मुझे जब जहां भी जिसने भी पूछा, मैंने हर सवाल का जवाब दिया है, हर सवाल का। लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि कुछ लोगों को सवाल का जवाब नहीं चाहिए। उन्हें तो वो जो चाहते हैं वो ही वाक्य चाहिए, और उनकी मुसीबत यह है कि वो इतना होमवर्क करके आते नहीं है, इसलिए फिर मेरे से ज्यादा सवाल करते नहीं है। वो तो एक ही बात चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी माफी मांग लें। क्यों भाई? मैं तो दिन रात, हर पल, हर कदम, मैं सुबह उठता हूं तो भी पृथ्वी माता की माफी मांग करके पैर रखता हूं जी। मैं कौन होता हूं? मैं तो एक बालक हूं जी, ये दिव्य सृष्टि का। मोदी जी, आज हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, वो सवाल जो हमेशा लोग आपसे पूछना चाहते हैं, जनता आपसे पूछना चाहती है, और आपने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, किसी को टालने की कोशिश नहीं की। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर पुष्पेश पंत का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर। हमने नरेंद्र मोदी से इलेक्शन कैंपेन के दौरान लग रहे हर इल्जाम पर सफाई मांगी। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज, जाने माने विचारक, लेखक डॉक्टर पुष्पेश पंत के फैसले का। आज इस अदालत में जो मुकदमा चलाया गया वो कई मामलों में असाधारण है। इस देश में ऐसा तो हुआ है कि जो कुर्सी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं वो दैत्याकार भ्रष्टाचारों के आरोप में कटघरे में खड़े किए जाते रहे हैं, मगर ये शायद पहली बार हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार मात्र भर है उसे भावी प्रधानमंत्री मानकर शपथ ग्रहण करने के पहले ही इस कटघरे में खड़ा कर लिया गया है। दूसरी अहम बात जो ध्यान देने लायक है और अदालत उसे रेखांकित करना चाहती है कि पिछले 12 साल से ये अभियुक्त निरंतर अदालतों के कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है, मीडिया के कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है, और कोई भी विपक्षियों की सरकार होते हुए, जांच के सारे साधन उनके पास होते हुए 10-12 वर्षों में गुनाहगार साबित नहीं किया जा सका है। तीसरी बात जो कानून के राज के साथ जुड़ी है, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीधे काम कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने सबूतों के अभाव में उन्हें मुजरिम नहीं पाया है। इस सब के बावजूद कानून के एक बुनियादी सिद्धांत की अवहेलना करते हुए कि बार बार एक ही मुकदमे में बरी किए जाने के बाद किसी व्यक्ति पर बार बार मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता, ये काम आज भी जारी है। जितने आरोप इस अदालत में आज नरेंद्र मोदी पर लगाए गए, उन्होंने कटघरे में बैठे वाणी का संयम गंवाए बिना उन सभी का काफी असरदार तरीके से जवाब दिया, अपनी सफाई पेश की, और अदालत सबूतों के अभाव में उन्हें अपराधी नहीं समझती। पर यह अदालत अपना कर्तव्य समझती है कि मोदी जी को सतर्क करे कि आने वाले 5 वर्षों में भी या शायद उसके बाद भी वो लगातार बार बार कटघरे में खड़े किए जाते रहेंगे, क्योंकि इस देश की 1.25 अरब जनता अपने प्रधानमंत्री से ये कड़ी पड़ताल पूछताछ करती रहेगी कि उनके सपनों को साकार करने के लिए चुनाव अभियान के दौरान जो वादे उन्होंने किए हैं
उन्हें वो कैसे पूरा करते हैं। नरेंद्र मोदी को देश की सर्वोच्च अदालत ने बरी किया, आपकी अदालत ने आज के जज ने बरी किया, लेकिन जनता की अदालत में उनका मुकदमा अभी बाकी है। देश भर में लोकसभा का चुनाव है, असली फैसला जनता जनार्दन को करना है। आप मालिक हैं इस देश के, आपको तय करना है कि नरेंद्र मोदी की बातों में कितनी सच्चाई है। आपको तय करना है कि क्या नरेंद्र मोदी इस देश के लिए वाकई में एक कुशल शासक, कुशल प्रधानमंत्री हो सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। चुनाव के मौके पर हमारा लिए वक्त है आपसे विदा लेने का। तो फ्रेंड्स, लास्ट के क्वेश्चन में, क्या वो हमारे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? यस, बनने वाले हैं। क्या वो उसके लायक हैं? और ब्ला 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 जो भी वो पूछ रहे थे, ऑफ कोर्स हैं, और वो सारे प्रूफ हमको दिख रहे हैं, तो कोई डाउट है ही नहीं। और एक मेरे को बड़ी मजेदार बात लगी कि जब वो जज बोल रहे थे, वो पहले ही एज्यूम कर लिया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना ही बनना। उन्होंने कहा कि आपको अगले 5 साल और उसके बाद भी बुलाते रहेंगे देखने के लिए कि आप अपना काम प्रधानमंत्री का ठीक कर रहे हो कि नहीं, जो आपने वादे किए वो आप उसको निभा रहे हो या नहीं। तो मुझे लगता है उनको तो पहले ही था कि यही जीतेंगे, तो वो बड़ा मुझे अच्छा लगा जब मैंने वो सुना। कहा वाह, ये तो पहले ही एज्यूम करके बैठे हुए हैं, तो कमाल की बात थी वो तो। और यस फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट से मुझे ये भी पता चला था, जब हमने शुरू में फर्स्ट पार्ट किया था ना, तो वीडियो करने के बाद हम बात कर रहे थे, तो मैंने, हस्बैंड ने मुझे कहा मोदी जी की आवाज ठीक नहीं लग रही थी, उनकी ऐसे लग रहे थे बीमार हैं। तो मैंने कहा मुझे तो लग रहा था जैसे उनका गला बैठा हुआ है। तो उसके बाद कमेंट्स में आप लोगों ने बताया कि एक्चुअली में इस इंटरव्यू में उनकी तबीयत बहुत खराब थी, उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी, तो बहुत टाइम तक उनकी आवाज वापस लाने के लिए पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया, रजत शर्मा ने किया, और बहुत लेट इंटरव्यू शुरू की, और उस वजह से उनको यहीं के मतलब जो काम कर रहे हैं इस शो में, उनके परिवारों को बुलाना पड़ा कि आप एज अ जो ऑडियंस है आके बैठो। तो ये बहुत, मेरे ख्याल से रात को ये इंटरव्यू खास की गई। यही पता चलता है कि मोदी जी इतना मेहनत कर रहे थे, इतने जगह जगह जाके भाषण दे रहे थे कि उनकी आवाज भी चली गई थी। तो ये होती है डेडिकेशन ऑफ वर्क की, कमाल है। और वो तो हमें दिख भी रहा है कि आजकल जो मोदी जी हर जगह जहां पे जो काम होता है उससे पीछे हटते नहीं और पूरे दिलो जान से करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटरव्यू बहुत अच्छी थी। मोदी जी को सुन के बहुत खुशी होती है, बहुत ही हम्बल, हार्ड वर्किंग और ट्रू इंसान है, मैं तो यही कहूंगी। और उनकी जो व्यूज है, शिक्षा है, जिस तरह से वो बोलते हैं, वो जो ट्रेडिशनल वे से कि हम तो नीचे पैर भी रखने से पहले पृथ्वी को, जो है धरती माँ को, से क्षमा मांगते हैं, वो सब मैं आपको बता रही हूँ। आरएसएस जो होता है उसकी शिक्षा है, वो जो भी उसमें जाएगा उसको इस टाइप की शिक्षा मिलती है, क्योंकि वो मैंने अपने पापा के अंदर भी देखी है। वो भी आरएसएस में थे, और उनकी शिक्षा माँ बाप के प्रति अपना प्यार, रिस्पेक्ट, बड़ों की तरफ सबको प्यार से रखना, सबके साथ मिलजुल के, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, प्यार से हर चीज को सॉल्व करना, वो सब मैंने उनसे देखा है। तो डेफिनेटली जो आरएसएस है वो बहुत ही अच्छे लोगों को अच्छी शिक्षा देती है, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो वही इनकी भी देख के, मोदी जी को देख के, उनकी बातें सुन के बिल्कुल वही दिख रहा था, तो मजा आ गया देख के ये। तो काफी अच्छा था लास्ट पार्ट, और उन्होंने इसमें वाकई अपनी ह्यूमिलिटी दिखाई है और अपना हम्बल नेचर दिखाया है। कि वो खुद कह रहे थे कि मुझे खुद सरप्राइज है, आश्चर्य है कि मैं कैसे मतलब यहाँ तक पहुँच गया, जहाँ से मैं शुरू हुआ था वहाँ से आज तक यहाँ कैसे पहुँच गया, मुझे भी इसका आश्चर्य है। और भगवान ने डेफिनेटली मुझे कुछ एबिलिटीज़ दी हैं जिससे मैं इतनी बड़ी जर्नी कर पाया, और ये सब भगवान की कृपा है। और जो लोग मेरी पार्टी में हैं, वो टीम है, उस टीम ने मुझे ऊपर उठाया है। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने तो मुझे उंगली पकड़ के ये सब सिखाया है। तो बहुत ही उन्होंने पहले अपनी पार्टी को थैंक्स किया है, और ये कहा है कि उनकी वजह से भी मैं यहीं पर हूँ। और ये भी कहा था कि देखिए, मैं बहुत ही मतलब गरीब बैकग्राउंड से आया हूँ, और मुझे भी आश्चर्य है कि ये कैसे हुआ। और इससे पता लगता है कि वो हम्बल हैं, उनको पता है कि मतलब भगवान की कृपा से ये सब हुआ है। और अब जो है, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सत्य के साथ चलता हूँ, और ये भी कि मुझे
जब तक मैं सब लोगों का काम नहीं करता शांति नहीं मिलेगी। तो जब उनसे बोला कि आप इतना काम क्यों करते हैं, उन्होंने बोला इतना प्यार मिलता है। तो जो लिस्ट बना रखी है मैनिफेस्टो की, जो भी लिस्ट में काम करने, जब तक वो होते नहीं है मैं शांति से सो नहीं पाता, क्योंकि इतने लोगों का प्यार है मेरे साथ, तो मैं करके ही जाऊंगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी मैंने कभी इंटरव्यू किसी देखी नहीं है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की। इतनी डाउन टू अर्थ और हम्बल तरीके से किसी प्राइम मिनिस्टर की मैंने अपनी लाइफ में नहीं इंटरव्यू देखी है। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, और इंडिया के लोगों की ग्रेटनेस है कि उन्होंने ऐसे अच्छे इंसान को ही प्राइम मिनिस्टर चूज किया है। बिल्कुल फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है आपके थ्रू और उसका फल जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।